नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। अफगानिस्तान में एक आत्मघाती हमले में 45 लोगों की मौत हो गई है। पूर्वी अफगानिस्तान में चल रहे एक इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट में यह हमला हुआ है। पाकिस्तान की सीमा से लगी पक्टिका प्रांत के गवर्नर की प्रवक्ता मुखीस अफगान ने कहा है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब रविवार को यहां खेल जिले में एक अंतर जिला प्रतियोगिता को देखने के लिए काफी लोग एकत्र हुए थे। उन्होंने बताया कि आत्मघाती हमलावर भीड़ में पैदल ही घुसा था। उधर लंदन के व्यस्ततम रेलवे स्टेशन चारिंग क्रॉस में आग लगने का मामला सामने आया है। इलेक्ट्रिक फॉल्ट से आग लगने की आशंका है और आग लगने के बाद आतंकी हमले की अफवाह भी फैली है। आईएसआईएस आतंकियों के हमले की अफवाह भी फैली। और आईएसआईएस ने सीरिया में बंधक बनाए गए ब्रिटिश पत्रकार जॉन केंटली का एक नया वीडियो जारी किया है और इसके साथ ही ये आईएसआईएस का 7वां वीडियो भी है। इस वीडियो में जॉन केंटली दावा कर रहे हैं कि अमेरिका जुलाई में इन्हें और उनके साथ के दूसरे बंधकों को बचाने में कैसे नाकाम रहा है। आईएसआईएस का 7वां वीडियो। लेंड मी योर ईयर में एक और खुलासा। अमेरिका बंधकों को बचाने में नाकाम। आईएसआईएस का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक वीडियो में आईएसआईएस एक नया खुलासा करता है। इस बार अपने 7वें वीडियो में जॉन केंटली दावा कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका उन्हें और उनके साथ के दूसरे बंधकों को बचाने में नाकाम रहा है। लेंड मी योर ईयर्स की सीरीज में जारी ये 7वां वीडियो 9 मिनट का है। इसमें ब्रिटिश पत्रकार जॉन केंटली एक मेज के पीछे हैं। वो इस वीडियो में कह रहे हैं, अमेरिका जुलाई में बंधकों को छुड़वाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। उनकी कार्रवाई से पहले ही आईएसआईएस के आतंकियों ने सभी बंधकों को दूसरी जगहों पर भेज दिया था। उन्होंने बताया कि अमेरिका की ओर से डेल्टा फोर्स कमांडो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के साथ दूसरे लड़ाकू जेट विमान इस मिशन में शामिल थे। उनकी कोशिश जोरदार थी, लेकिन जहां उन्होंने हमला किया वहां आईएसआईएस मौजूद नहीं थे। ब्रिटिश पत्रकार केंटली ने इस दिल दहलाने वाले वीडियो में आगे कहा कि मुझे भी दूसरे बंधकों की तरह मार दिया जाएगा। मैं तब तक बोल पाऊंगा जब तक आतंकी मुझे जीवित रखेंगे। लेंड मी योर ईयर्स सीरीज के 7वें वीडियो में पत्रकार ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन पर उनके लिए कुछ नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 43 वर्षीय पत्रकार का 2012 में अपहरण कर लिया गया था। फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि हो गई है और इसमें दिए गए बयान की जांच की जा रही है। कुछ दिनों पहले ही केंटली के पिता की मौत हो चुकी है और उनकी बहन जेसिका ने अपने भाई को बचाने के लिए आईएसआईएस से कई बार अपील भी की है। गौरतलब है कि ब्रिटिश बंधक का नया वीडियो अमेरिकी बंधक पीटर कॉसिंग की हत्या के कुछ ही दिन बाद रिलीज किया गया है। अब देखना यह है कि दिल दहलाने वाले वीडियो के बाद आईएसआईएस अपने 8वें वीडियो में क्या दिखाती है। केंटली के परिवार के दिल में एक दर्द जरूर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आईएसआईएस आतंकियों की बर्बरता का अंदाजा तो अब तक पूरी दुनिया को लग चुका है और एक के बाद एक कई लोगों के सर कलम करने के बाद आईएसआईएस अब बच्चों को भी इस जिहादी जंग में जोड़ता नजर आ रहा है। पहले भी कई बार ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन इस बार कजाकिस्तान के बच्चों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। चेहरे पर मासूमियत और हाथों में AK-47। ये है आईएसआईएस के नन्हे जिहादी। आईएसआईएस आतंकियों की बर्बरता का अंदाजा तो अब तक पूरी दुनिया को लग चुका है। एक के बाद एक कई लोगों के सर कलम करने के बाद आईएसआईएस अब बच्चों को भी इस जिहादी जंग में जोड़ती नजर आ रही है। पहले भी कई बार ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन इस बार कजाकिस्तान के बच्चों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
इस प्रोपेगेंडा वीडियो में बच्चों को पहले अरबी भाषा सिखाई जाती है, जिसके बाद कजाकिस्तान के बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। आप देख सकते हैं कि मासूम बच्चे कैसे जिहादी बनने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। ऐसी उम्र जिसमें बच्चे खिलौनों के साथ खेलते नजर आते हैं, वहीं ये नन्हे बच्चे जिहादी बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं और AK-47 से खेल रहे हैं। IS आतंकियों की तरफ से जिहादी बच्चों की तस्वीर जारी करने का सिलसिला नया नहीं है। पहले भी आतंकियों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें डाली हैं, जिसमें बच्चों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इतना ही नहीं, ISIS के स्कूलों में सिर कलम करना भी सिखाया जाता है। इन नन्हे बच्चों की मुट्ठी में देश और अपनी तकदीर के बजाय AK-47 पकड़ा दिया गया है और कजाकिस्तान के ये बच्चे एक जिहादी बनने का सपना संजोए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ISIS के बच्चों को जिहादी बनाने की कोशिश कोई नई नहीं है। इसके पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं और जारी किए जा चुके हैं, जिनमें इराक और सीरिया के बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। आतंक का भले ही कोई मजहब ना हो, लेकिन इराक और सीरिया में मौत और दहशत का दूसरा नाम बन चुके ISIS के लिए आतंक ही उसका मजहब है। दुनिया हाथ पर हाथ रखे बैठी है और बगदादी का आतंक बढ़ता जा रहा है। ISIS से विदेशी आतंकियों का जुड़ना भी लगातार जारी है, लेकिन बगदादी का फ्यूचर प्लान तो छोटे छोटे बच्चों को मौत का एक्सपर्ट बनाना है। दरअसल बच्चों को मौत की ट्रेनिंग देने से पहले ISIS के आतंकवादी इनका ब्रेन वॉश करते हैं। वो इन मासूमों के दिमाग में पश्चिमी देशों और अलग अलग मजहब के खिलाफ गुस्से और नफरत के बीज बोते हैं, जिसके बाद मासूम से दिखने वाले बच्चे साक्षात यमराज बन जाते हैं। आतंक की घुट्टी पीने के बाद इन बच्चों को सिर्फ 3 शब्द ही याद रहते हैं: आतंक, दहशत और खून खराबा। बच्चों को आतंक की हथियार बनाने वाली ट्रेनिंग से पहले इनका फिटनेस टेस्ट किया जाता है। इन्हें तैरना सिखाया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए इन बच्चों को ठीक उसी तरह ट्रेन किया जाता है जैसे सेना में जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद शुरू होती है दहशत की ट्रेनिंग। बच्चों को एक एक करके ऑटोमेटिक वेपन चलाना सिखाया जाता है। इस तस्वीर को देखिए। इराक और सीरिया में मौत का तांडव करने के बाद जश्न मना रहे आतंकवादियों के काफिले में कैसे छोटे छोटे बच्चे हाथों में खतरनाक हथियार लिए मौत की नजरों से कैमरे की तरफ देख रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ISIS ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए इराक और सीरिया में कई बच्चों का अपहरण भी कर लिया है और आतंक की ट्रेनिंग के साथ साथ ISIS ने सैकड़ों बच्चों को मानव बम में तब्दील कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर वियना में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता का अंतिम दौर चल रहा है और इस वार्ता में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। यूरेनियम समझौते और बम तकनीक जैसे वार्ता संभव है, तो वहीं कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिनमें गतिरोध की संभावनाएं भी बरकरार हैं। वियना में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता का अंतिम दौर चल रहा है। इस वार्ता में यूरेनियम समझौते और बम तकनीक जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है, जिसमें पश्चिमी देशों के नेताओं का कहना है कि कई जरूरी मुद्दों पर गतिरोध अभी भी बरकरार है। आपको बता दें कि इस वार्ता में 24 नवंबर को अंतिम फैसला आना है, जिससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि किसी एक फैसले पर आना मुश्किल हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ के साथ फिर वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि विश्व के 6 शक्तिशाली देश ईरान से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध हटाने के बदले में अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस और चीन परमाणु हथियार को बढ़ावा नहीं देने को लेकर ईरान से पुख्ता आश्वासन चाहते हैं। वहीं ईरान हमेशा से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है। आपको बताते हैं कि इस वार्ता में गतिरोध के मुख्य मुद्दे क्या हो सकते हैं। यूरेनियम संवर्धन। पश्चिमी देश ईरान की क्षमता कम करना चाहते हैं ताकि वे हथियार न बना सकें, लेकिन ईरान अगले कुछ सालों में अपनी क्षमता 20 गुना तक बढ़ाना चाहता है। प्रतिबंधों में छूट। ईरान चाहता है कि प्रतिबंध तुरंत हटा लिए जाएं।
लेकिन पश्चिमी देश इसमें देरी चाहते हैं ताकि ईरान अपने वादों को पूरा करे। बम तकनीक। ईरान ने ऐसे विस्फोटक परीक्षणों और अन्य गतिविधियों का ब्यौरा नहीं दिया है जिनका संबंध हथियार बनाने से हो सकता है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को पार्चिन सैन्य अड्डे की जांच की अनुमति भी नहीं दी है। जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर ने अभी तक की वार्ता को सार्थक बताया, लेकिन ये भी कहा कि इस बात को नहीं छुपाना चाहिए कि अभी भी कुछ मुद्दों पर हमारे बीच मतभेद हैं। गौरतलब है कि ईरान और पश्चिमी देशों के बीच 1 साल पहले अंतरिम समझौता हो गया था, लेकिन दोनों पक्ष जुलाई तक पूर्ण समझौता नहीं कर सके थे और समय सीमा को 24 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। अब देखना ये है कि इस बार फैसला हो पाता है या पूर्ण समझौते को एक बार फिर टाल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पोप फ्रांसिस ने रविवार को वेटिकन सिटी में लंबी प्रक्रिया के बाद केरल के फादर कुरियाकोसे एलियास यावरा और सिस्टर यूप्रासिया को संत की उपाधि दे दी। क्रिसमस से पहले भारत के ईसाइयों के लिए ये एक खुशखबरी है। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स चौक पर विशेष प्रार्थना सभा में इन्हें संत की उपाधि दी गई। इसके साथ ही सदियों पुराने सारो मालाबार गिरजाघर से ताल्लुकात रखने वाले संतों की संख्या 3 हो गई है। फादर कुरियाकोसे एलियास चावरा एक धर्मगुरु के साथ समाज सुधारक भी रहे हैं। फादर चावरा को संत घोषित करने की प्रक्रिया 1984 में शुरू हुई थी और गौरतलब है कि साल 2008 में इसी गिरजाघर की सिस्टर अल्फोंसा को संत की उपाधि दी गई थी। और ट्यूनीशिया में साल 2011 में हुई क्रांति के बाद पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। लाइन में खड़े आपको दिखाएंगे मतदाता जो पहली बार फ्री प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए वोट देंगे। ट्यूनीशिया में साल 2011 में हुई क्रांति के बाद पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। लाइन में खड़े ये मतदाता पहली बार फ्री प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए वोट दिए। आपको बता दें कि ट्यूनीशिया में साल 2011 में हुई क्रांति के बाद से ही अरब जगत में बदलाव की शुरुआत हुई थी। पहली बार हुई फ्री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में राष्ट्रपति पद के लिए 27 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा प्रत्याशी पूर्व प्रधानमंत्री बेजी कायद एसएफसी हैं। 27 वर्षीय बेजी कायद की इस्लामिक विरोधी पार्टी नीदा टाउनिस ने पिछले माह संसदीय चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके अलावा मोनसेप मारजौकी, पूर्व तनाशाह जाइने अल अबीदेने, बेल अली के कार्यकाल में काम कर चुके कुछ मंत्री, वाम समर्थक हम्मा हमामी, उद्योगपति सलीम रिहाई और एकमात्र महिला प्रत्याशी मजिस्ट्रेट काउथॉम कन्नो इस चुनाव दौड़ में शामिल हैं। मतदान के समय सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस्लामी उग्रवादियों के हमले की आशंका के चलते हजारों पुलिसकर्मियों और सेना के जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इस चुनाव में करीब 53 लाख लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 2011 की क्रांति के बाद ट्यूनीशिया में पहली बार हो रहे इस चुनाव में जहां 27 लोग राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हैं, वहीं लोगों को एक ऐसे उम्मीदवार की चाहत है जो वहां की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अल शबाब के आतंकवादियों ने केन्या के उत्तरी हिस्से से एक यात्री बस को अगवा कर उसमें सवार 28 गैर मुस्लिम लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि नैरोबी से आ रही इस बस को आतंकियों ने शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मंदेरा कस्बे से अगवा कर लिया। इसके बाद इसमें सवार यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस प्रमुख ने घटना के बारे में अधिकारियों की मीडिया को जानकारी दिए जाने पर भी पाबंदी लगा रखी है। बता दें आपको कि सोमालिया में अक्टूबर 2011 में सैनिक भेजे जाने के बाद से केन्या वहां सक्रिय आतंकी संगठन अल शबाब के निशाने पर है। इसके चलते देश में अब तक गोलीबारी और बम हमलों की कई वारदातें हो चुकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक अल शबाब 2011 से लेकर अब तक केन्या में 135 आतंकी हमले कर चुका है। बहुचर्चित वेस्ट गेट मॉल हमला भी इसमें शामिल है। वेस्ट गेट मॉल हमले में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। If you do not have all those people in your national intelligence fabric, it's gonna fail. बात अगर चीन की जाए तो चीन में शनिवार को आए भूकंप में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक रविवार को यह जानकारी दी गई कि दक्षिण पश्चिम चीन के सिंचुआन प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र टागोंग कस्बे में पाया गया। भूकंप में पहले 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल लोगों में से 2 के दम तोड़ देने के बाद मरने वालों की संख्या 4 हो गई।
और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4 लोगों की हालत अब भी चिंताजनक है, 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। लेबनान के लोगों ने आज अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और लोगों ने एक साथ मिलकर यू फॉर्म किया और एक साथ लेबनान को आगे बढ़ाने की बात कही। लेबनान के लिए रविवार का दिन एक यादगार दिन रहा। आज लोगों ने लेबनान का 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर करीब 250 लोगों ने इकट्ठा होकर इस दिन को मनाया। इस मौके पर लेबनान के लोगों ने मिलकर एक यू फॉर्म किया, जिससे वे बताना चाह रहे थे कि वे हमेशा यूनिटी में रहेंगे। यहाँ मौजूद लोगों ने लेबनान के लोगों से एक साथ आगे आकर सभी मुश्किलों का सामना करने की बात कही। लेबनान के लोगों के लिए ये स्वतंत्रता दिवस खास इसलिए भी है क्योंकि अभी वहाँ का कोई भी राष्ट्रपति नहीं है। आपको बता दें कि लेबनान की सरकार में एक नाम पर मत न बनने के कारण पिछले कई महीने से राष्ट्रपति का पद खाली है। इसके साथ ही आसपास के देशों में तनाव के चलते भी लेबनान में स्थिति ठीक नहीं थी। आज अपने 71वें स्वतंत्रता दिवस पर लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर देश को आगे बढ़ाने की बात कही। हम उम्मीद करते हैं कि हम एक दिन सही में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं हम अपने पुराने दिनों में वापस जा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आज का दिन बेहद खास रहा क्योंकि दुनिया भर के लोगों ने इकट्ठा होकर यूएन के एक सफल इनिशिएटिव का 25वां वर्षगांठ मनाया। आज लोगों ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन का 25वां वर्षगांठ मनाया है। झूमते गुनगुनाते ये बच्चे, रंग बिरंगे कपड़ों में खुशियां मनाते ये लोग, क्योंकि आज है इनके लिए एक खास दिन। आज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन का 25वां वर्षगांठ मना रहे हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आज का दिन खास रहा क्योंकि दुनिया भर के लोगों ने इकट्ठा होकर यूएन के एक सफल इनिशिएटिव का 25वां वर्षगांठ मनाया। इस इनिशिएटिव से यूएन बच्चों को समाज एक अदद मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करती है। इस मौके पर बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी हिस्सा लिया और खुशियां मनाई। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये बेहतरीन प्रयास है। Argentina ha adaptado la normativa a la convención en el 2005, 2007 más o menos empezó a llevarse a cabo toda la normativa. Por supuesto que hay deudas pendientes, todavía tenemos que hacer valer el derecho a ser oído, es un derecho que si bien lo estamos ejerciendo y mucho más desde la justicia. आपको बता दें कि अर्जेंटीना ने यूएन के इस इनिशिएटिव को 2005 में अपनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दुनिया में कुछ अलग करने की चाह रखने वाले लोगों की कमी नहीं है और ऐसे एक शख्स ने दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत के सबसे ऊपरी तल से अपनी सेल्फी खींच दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई वाली जगह से सेल्फी खींचने की उपलब्धि हासिल कर ली है। एक समाचार पत्र के मुताबिक 47 वर्षीय गेराल्ड डोनोवान ने करीब 2723 फुट की ऊंचाई पर यह सेल्फी खींची है। और आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा मौजूदा समय में मानव निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची संरचना है। और जब इस दुनिया में कोई नई जिंदगी आती है तो इसके लिए मां को कितना दर्द सहना पड़ता है, यह बात पूरी दुनिया जानती है, इससे सब वाकिफ है। लेकिन अगर इस दर्द को पुरुष भी महसूस कर सकें, जी हां, अब ये पॉसिबल है क्योंकि चीन में ऐसा ही किया गया है। चीन के जिनान में मौजूद आइमा हॉस्पिटल में एक अनोखा प्रयोग किया गया। अस्पताल ने इलेक्ट्रिक करंट के जरिए प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान होने वाले दर्द का एहसास महिलाओं के पार्टनर्स को कराया। जब ऐसा हुआ तो इनकी हालत देखने लायक थी। तो एक से एक एक्सपेरिमेंट्स दुनिया भर में हो रहे हैं, इनमें से ये एक है। और अब आपको लिए चलते हैं ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, क्योंकि यहां लगा है ओलंपिक्स के मैस्कट्स का जमावड़ा, जहां अब तक जितने भी ओलंपिक शुभंकर बने हैं उन सभी को यहां डिस्प्ले किया गया।
दरअसल इसी इवेंट में 2016 ओलंपिक्स के शुभंकर को रिलीज किया जाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ ये शो हो रहा है ताकि लोग पुराने मैस्कट्स के बारे में भी जानें। आप भी देखिए ये क्यूट मैस्कट्स का जलवा। जो हिली एरिया चमकदार धूप में और भी क्यूट लग रहे हैं। फिलहाल तो ये प्यारे प्यारे बच्चे काफी अच्छे लग रहे हैं। और बच्चों की फेवरेट से उनके आदर्श बन चुकी बार्बी डॉल कोई जीती जागती लेडी नहीं है जो किसी को सही गलत नहीं बता सकती हो, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में उसकी इमेज एक डॉल या एक एनिमेशन से कहीं ज्यादा है, जो उनके करियर चॉइस पर भी असर डाल रही है। बार्बी 36, 18, 33 फिगर वाली खूबसूरत डॉल, जिसके हर अवतार में स्टाइल है, एलिगेंस है और ग्लैमर है। 1959 में पहली बार अमेरिकन टॉय फेयर में दुनिया के सामने आई बार्बी को इतनी शोहरत मिली कि रूथ हैंडलर की ये गुड़िया बच्चों से लेकर टीनेज ग्रुप तक की फेवरेट बन गई। 1961 में ऑफिशियली बार्बी को उसका नाम मिला, जो रूथ हैंडलर के बेटे ने दिया। यूं तो ये टीनेज फैशन डॉल थी, लेकिन जल्द ही बच्चों के टॉय कलेक्शन में भी बार्बी को जगह मिल गई और बच्चों की हॉट फेवरेट बनी बार्बी धीरे धीरे उनकी आइडियल बनने लगी। बार्बी के कुल 125 वर्जन्स लॉन्च किए गए, जो 125 अलग अलग करियर्स को प्रेजेंट करते थे। कभी डॉक्टर तो कभी फैशन मॉडल तो कभी स्कूल गर्ल बार्बी भी दिखी। बार्बी की फॉलोइंग बढ़ी, लेकिन बार्बी के करियर अवतारों से ज्यादा प्रभाव बच्चों पर उसके सेक्सी फिगर और खूबसूरत चेहरे का पड़ा। पैसिफिक नॉर्थवेस्ट की एक यूनिवर्सिटी में हुए प्रयोग से सामने आया कि बार्बी डॉल से खेलने वाले बच्चे करियर के प्रति काफी कम चॉइसेस रखते हैं, जबकि दूसरे खिलौनों से खेलने वाले बच्चों के पास करियर ऑप्शंस थोड़ा ज्यादा थे। इनमें भी ज्यादातर बच्चों को बार्बी का फैशन करियर ही पसंद आया। बार्बी से खेलने वाले बच्चों को इस गुड़िया की फैंटास्टिक लाइफ ही पसंद होती है, जो कहीं न कहीं उन्हें हकीकत से दूर कर रही है। बार्बी का ड्रीम फिगर, ड्रीम हाउस, ड्रीम पार्टनर और उसका लग्जूरियस लाइफ स्टाइल बच्चों के अपरिपक्व मन पर ऐसा प्रभाव डालता है कि वो इसी को अपनी असल जिंदगी समझ बैठते हैं और नतीजा जबरदस्त डाइटिंग और समय से पहले मैच्योरिटी के तौर पर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।